हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है CGPSC स्टडी में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। ये अध्याय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अध्याय आधुनिक भारत का इतिहास और इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान दोनों ही विषयों के अंतर्गत आता है, इसलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसको बहुत ही डीप से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इसे याद भी करते चलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं जिससे कि हमें चीज़ों को याद करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15वीं-16वीं शताब्दी में कई यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, जिसमें से 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों का आगमन हुआ जो कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते आए, और 1595 में डचों का आगमन हुआ। उसके पश्चात 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का अनुमति प्रदान किया कि आप भी जाइए और जा करके पूर्वी देशों में व्यापार करिए। और 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। 1664 ईस्वी में फ्रेंचों का आगमन हुआ भारत में। अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और यही कंपनी भारत की राजनीतिक अव्यवस्था के कारण भारत की राजनीति में प्रवेश किया। 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। 1757, इसे याद रखिए। 1857 में क्रांति हुआ था, ये तो आपको याद ही होगा। इससे 100 साल पहले 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, और इस युद्ध में अंग्रेजों का विजय प्राप्त हुआ और अंग्रेजों ने जीत के साथ ही राजनीति में अपना कदम रखा। इसके पश्चात ठीक पलासी के युद्ध से 7 साल बाद 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत ही बड़ा था। अंग्रेजों के लिए ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके एक साइड और अंग्रेज एक साइड, और युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक तीनों को हार प्राप्त हुई। और यहीं से ही अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक स्थायित्व स्थापित कर लिया। अब अंग्रेजों के पास बहुत ज़्यादा अधिकार हो गया था भारत में। 1764 से 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष शासन था भारत में। कोई रोक टोक नहीं था कंपनी के ऊपर। कंपनी ने इन 9 सालों में 1764 से 1773 तक खूब धन लूटा, और धन लूटने के बाद उसे ब्रिटेन ले जाते। मनमानी ढंग से इन्होंने धन लूटा, अपने मन मर्जी से धन लूटा और उसको ब्रिटेन लेकर के जाया करते। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत अधिक धन को लूटे जाने लगा, तब ब्रिटेन में असमंजसता फैलने लगी वहाँ के भारतीयों में, और वहाँ के भारतीयों द्वारा इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। और ब्रिटेन के सांसदों ने ब्रिटेन में असमंजसता न फैले और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अधिक से अधिक समय तक शासन कर सके, इसके लिए कंपनी के लिए कुछ नियम बनाना प्रारंभ किया। वहाँ ब्रिटेन के सांसद वहाँ नियम बनाते और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करता। तो इन्हीं नियमों को ही हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला, 1757 की क्रांति से पहले
और 1757 की क्रांति के बाद। इसे हम दो भागों में इसलिए पढ़ेंगे। 1757 की क्रांति के पहले जितने भी नियम बनाए गए उसे एक्ट के नाम से जाना जाता था, और 1757 की क्रांति के बाद जितना भी नियम बने उसे अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो हम भारत का संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन, ये 1857 की क्रांति के पहले, और ब्रिटिश क्राउन ताज के अधीन, ये 1857 की क्रांति के बाद का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले कितने एक्ट को पारित किया गया ब्रिटिश संसदों के द्वारा। तो ब्रिटिश संसदों के द्वारा 6 एक्ट को पारित किया गया। पहला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1786 में एक संशोधन नियम भी पारित किया गया था। उसके पश्चात 1793 में चार्टर एक्ट, 1813 में चार्टर एक्ट, 1833 में चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो इतने सारे नियम जो है बनाए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा 1857 की क्रांति से पहले, और 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में अब सीधे ही ब्रिटिश संसदों द्वारा शासन किया जाने लगा। इसे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन कहा जाने लगा। उसके बाद 1857 की क्रांति के पश्चात जितने भी नियम भारत के लिए बनाए गए उसे अधिनियम कहा गया। तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक कितने अधिनियम भारत के लिए बनाए गए, उसके बाद इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 आया। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 1919 आया। इसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 1935 आया। यह संविधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि भारतीय संविधान का 70% हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास का विस्तार से अध्ययन। इसे साथ ही साथ याद करते हुए भी चलेंगे। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान। चलिए देखते हैं इस प्रावधान में क्या था। ब्रिटिश संसदों के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये संविधान बनाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत में पहला लिखित संविधान था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद नियंत्रण करने के लिए ये अधिनियम बनाए थे, ये एक्ट को बनाए थे। तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश में दो संस्था का निर्माण किया। पहला, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ये निवेशकों का समूह था जो इस कंपनी पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते, उनका समूह था। और इन समूह के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव किया जाता था, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन 24 सदस्यों के द्वारा इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा कंपनी पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जाता था। ये तो हुआ ब्रिटेन में। अब देखते हैं भारत में क्या हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल 1773 से 85 तक का था।
भारत में 3 गवर्नर क्षेत्र थे। पहला बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल, मुंबई और मद्रास ये तीनों क्षेत्र पहले गवर्नर क्षेत्र थे। इसमें से बंगाल के गवर्नर का नाम को बदल करके गवर्नर जनरल किया गया और मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को भी बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्य काउंसिल का गठन किया गया, यानी कि कुल मिलाकर के 5 सदस्य, 4 सदस्य इसके सहायक और एक खुद गवर्नर जनरल। यानी कि अब जो भी फैसला लिया जाता था वो इन सदस्यों के बहुमत के माध्यम से ही फैसला लिया जाता था। अब यहाँ पर समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि आज जो संसदीय प्रणाली हमारे संविधान हमारे भारत में है कि भारत में जो भी विधेयक पारित किया जाता है, जो भी फैसला लिया जाता है वो बहुमत के द्वारा लिया जाता है और यहाँ पास भी जो भी फैसला लिया जाता था वो बहुमत के द्वारा ही लिया जाता था। तो आप समझ रहे होंगे कि बहुमत के द्वारा जो फैसला लिया जाता था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ। तो यहाँ पास कुल मिलाकर के 5 सदस्य थे। तो यदि दो सदस्य का बहुमत हुआ तो जिस ओर गवर्नर जनरल का मत जाता था और वो विधेयक पारित हो जाया करता था। 1773 के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसे याद रखिए, ये दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और इसे बनने में 1 वर्ष का समय लगा और 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। इसके लिए एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य सहायक न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम न्यायाधीश हुए सर एलिजा इम्पे। तो ध्यान रखिए, भारत में कलेक्टर पद का सृजन भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ। केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत भारत में यहीं से ही माना जाता है। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं इसे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को भारत का पहला लिखित संविधान था। अब देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ। ब्रिटेन में कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था का निर्माण किया गया, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स निवेशकों का समूह और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखा जाता था। इसके पश्चात भारत में क्या हुआ, तो भारत में बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया और बंगाल के अंतर्गत ही मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कर दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए, जिनका शासनकाल 1773 से 85 तक का था। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्य काउंसिल का गठन किया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, जो कि 1774 में बना। न्याय व्यवस्था के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सहायक न्यायाधीश थे और भारत के प्रथम न्यायाधीश हुए सर एलिजा इम्पे। यह महत्वपूर्ण बिंदु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रैम्पे पिट्स इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर बना पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनियों पर और अधिक नियंत्रण के लिए 2 संस्था का गठन किया गया। व्यापारिक नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और राजनीतिक नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल और उसके 3 सदस्य काउंसिल को दिया गया। हमने पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य काउंसिल थे और यहाँ पास 3 सदस्य काउंसिल किया गया और यहाँ पास गवर्नर जनरल की पावर को और बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया उसे समझते हैं। पहले 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल था। तो उसमें से जिसमें 3 बहुमत होगा
वो विधेयक पारित हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, 3 सदस्य काउंसिल थे और एक गवर्नर जनरल, कुल मिलाकर के 4 सदस्य हुए। अब यदि 1 और 2 का बहुमत है और गवर्नर जनरल का मत अगर इस एक वाले की ओर आता है तो ये भी हो गया 2, और जिस ओर गवर्नर जनरल का मत है वो विधेयक अब पारित हो जाता था। तो यहाँ पास गवर्नर जनरल का महत्व को बढ़ा दिया गया। अब गवर्नर जनरल जो भी विधेयक पारित करना चाहता तो वह अपनी ओर केवल एक सदस्य को ही लेकर के आता और विधेयक को पारित कर देता। कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये था 1784 का फिट से इंडिया एक्ट। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। कंपनी नियंत्रण हेतु 2 संस्था का गठन किया गया। व्यापारिक नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसे BOD भी बोल सकते हैं, और राजनीतिक मामले की नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल और उसके 3 सदस्य काउंसिल को दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम। ये संशोधन अधिनियम था। इसमें क्या प्रावधान था? कार्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये संशोधन अधिनियम इसी के लिए लाया गया था। अब गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया, यानी कि गवर्नर जनरल के पास अब सेना का भी पावर दे दिया गया। अब वह सेना का प्रमुख भी हुआ करता था, और परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। अब गवर्नर जनरल को अगर कोई भी विधेयक पसंद नहीं आता तो वह उसे रद्द कर सकता था। तो ये था 1786 का संशोधन अधिनियम। अब देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी और कर्मचारी का वेतन और वेतन भत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से दिया जाएगा, ऐसा नियम बनाया गया। इसमें 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पास क्या हुआ, इंग्लैंड में इस समय औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने लगे और वहाँ के उत्पादित माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो ब्रिटिश संसदों के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उस समय 1813 के समय भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एकाधिकार प्राप्त था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, जिससे कि बाकी लोग भी भारत में जाकर के व्यापार कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ और चाय का व्यापार को छोड़ करके बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान करके अंग्रेज जो है ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके लिए आए हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसा वो दिखाना चाहते थे ताकि भारत में और अधिक से अधिक समय तक टिके रह सके। इसी के लिए ये इस प्रावधान को लाया गया, और इसके माध्यम से ब्रिटिश जो है बाइबल के शिक्षा का प्रसार भी करना चाहते थे, और उन्होंने ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार प्रसार की छूट दे दी। अब ईसाई मिशनरी भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार करते, प्रसार करते। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चीन के साथ और केवल चाय के व्यापार को छोड़ करके, और कंपनी के राजस्व से भारतीय शिक्षा पर अब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार प्रसार की छूट प्रदान की गई 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। चलिए अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत अधिक बढ़ चुका था,
तो ब्रिटिश संसदों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजनीतिक एकाधिकार ही था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसे याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। ये विधि आयोग का गठन किया गया, ये केवल एक सदस्य ही थे। इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था, ये केवल गवर्नर जनरल को अपना सुझाव ही दे सकते थे। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। इस विधि आयोग के सदस्य गवर्नर जनरल को अपना सुझाव देते। अब गवर्नर जनरल इस सुझाव को माने या ना माने, ये तो गवर्नर जनरल के ऊपर ही था। इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और इस दास प्रथा को अंत करते करते 10 वर्ष का समय लगा और 1843 में समाप्त किया गया दास प्रथा को। इसे ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत हुआ। तो दास प्रथा का अंत 1833 का चार्टर एक्ट के तहत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय कर्मचारियों का भी मनोनयन पद्धति का शुरुआत किया गया इस एक्ट के तहत। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस एक्ट के तहत भारतीय कर्मचारियों का मनोनयन पद्धति का शुरुआत किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के पास केवल राजनीतिक अधिकार ही था। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ये एक सदस्य था जो गवर्नर जनरल को अपना सुझाव देता था। उसे मानना ना मानना वो गवर्नर जनरल के ऊपर ही था। इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, दास प्रथा का अंत, इसे ध्यान रखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय कर्मचारियों का मनोनयन की शुरुआत किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट के तहत विधायिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया। इसे ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधायिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया। विधायिका की शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया और कार्यपालिका की शक्ति 6 सदस्य काउंसिल को दिया गया। आज हमारे भारत में जो प्रणाली चल रही है, विधायिका और कार्यपालिका की प्रणाली, वो यहीं से ही लिया गया है। इसकी शुरुआत 1853 का चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, जो भी वर्तमान में हमारे भारत में चल रही है। भारत में संसदीय शासन की शुरुआत यहीं से ही माना जाता है। कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रारंभ हुआ 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ था। तो आपका आंसर आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। विधि आयोग को अब स्थायी सदस्य बनाया गया। अब ये भी अपना मत दे सकते थे और वोट भी कर सकते थे। विधि आयोग के तहत सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी के तहत नियम बनाए गए और इस विधि आयोग के स्थायी सदस्य बने लॉर्ड मैकाले। तो इसे ध्यान रखिए। तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। विधायिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया। विधायिका की शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया। नियम कानून बनाने की शक्ति
गवर्नर जनरल के पास था और कार्यपालिका की शक्ति यानी कि कार्य कराने की शक्ति 6 सदस्य काउंसिल को दिया गया। भारत में संसदीय शासन की शुरुआत यहीं से ही माना जाता है। कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रारंभ हुआ। विधि आयोग का गठन किया गया। इसके स्थायी सदस्य थे लॉर्ड मैकाले और कई प्रकार के नियम बनाए गए जैसे सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी। इसी के तहत ही कई प्रकार के नियम बनाए गए। तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। इसे एक बार फिर से पढ़िए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।